हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बेसिक एक रिजिड फ्रेम को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्या उनका एडवांटेजेस है। ओके, तो हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है यार, हमारे पास यहाँ पर एक फ्रेम स्ट्रक्चर हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बीम है, यहाँ पर एक बीम है और एक यहाँ पर एक कॉलम, ठीक है। तो बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर होने के लिए हमारे पास एक बीम होना जरूरी है और एक कॉलम होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रेम है बेसिकली ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमको इसको एनालाइज करना है और इसको एनालाइज करने का मेरा मतलब है कि मेरे को रिएक्शंस फाइंड करने हैं, उसके बाद मेरे को क्या बेंडिंग मोमेंट है, क्या शेप फोर्स डायग्राम है, वो चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम पर मेरे को सबसे पहले मेरे को देखना है कि यार ये तो मेरे पास इंडिटरमिनेट फ्रेम है, ठीक है। इंडिटरमिनेट फ्रेम है तो इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मेरे को चाहिए भाई स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसकी क्या होगी, ठीक है। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर हम लोग देखें, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हम हमारे पास होगी भाई एक रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन होगी, कितना होगा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ पर हमारे पास होगी एक रिएक्शन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ पर होगी हमारे पास एक वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस हो गए हमारे पास कितने भाई 5, ओके। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होंगी मेरे पास 3 होंगी, ठीक है। समीशन m0 समीशन fx0 समीशन fy0। तो यहाँ पर इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो निकल कर आती है वो आती है हमारे पास 2, ठीक है। और ये जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी 2 ये होगी हमारी एक्सटर्नल, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि ये हमारा एक ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर है तो अगर मैं ये इन रिएक्शंस को मैं फाइंड कर लेता हूं तो उसकी हेल्प से मैं किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। तो जो इसकी जो इंटरनल होगी, इसकी जो इंटरनल इंडिटरमिनेसी होगी, ठीक है, वो होगी हमारी 0। एक्सटर्नल है वो हमारी 2 है, इंटरनल हमारी है 0। क्लियर पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो भाई अब हमको देखना है कि यार हम लोगों को इसमें क्या दो इक्वेशन मेरे को चाहिए, इस फ्रेम को मेरे को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यार कि वो क्या इक्वेशन होगी, कैसे हम लोगों को फॉर्म करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यार, मैं इस जॉइंट पर आता हूं, इस बी जॉइंट पर मैं इंटरनल हिंज लगाता हूं, ठीक है। इस बी पर रिलीजिंग मोमेंट्स एट जॉइंट बी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस जॉइंट पर जितने भी मूवमेंट्स आ रहे हैं ना उनको रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं कि यार उस रिलीज करने से होगा क्या, ठीक है। अगर मैं देखूं इस बी जॉइंट को, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है, ठीक है। तो लेट अस सपोज इस यहां पर कुछ एक मूवमेंट लग रहा होगा इस पॉइंट पर, इसको हम लेते हैं भाई एम बी ए, ठीक है। इस पॉइंट पर एक मोमेंट लग रहा होगा भाई एम बी सी, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और एक एक मोमेंट में मान लेता हूं क्या किस डायरेक्शन में लग रहा है, जो है हमारा एम बी डी। दिस इज डी, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके। तो अगर मैं यहां पर एक इंटरनल हिंज लगाता हूं, ठीक है, इंटरनल अगर मैं हिंज लगाता हूं यहां पर, ठीक है, अगर मैंने एक इंटरनल हिंज लगा दी यहां पर, तो इंटरनल अगर मैंने हिंज इस पॉइंट पर बी पर लगा दी, इंटरनल हिंज, मोमेंट रिलीज करने का मेरा मतलब ये है कि मैं एक इंटरनल हिंज लगा रहा हूं, इंटरनल हिंज एट बी, ओके। अगर मैंने बी पर एक इंटरनल हिंज लगा दी तो मेरे पास क्या होगा भाई, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि मेरे पास एक एमबीए 0 हो जाएगा, ठीक है। एमबीए विल बी 0, एमबीसी विल बी 0, ठीक है। और अगर 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 मैं ये चीज देखूं, मेरे पास एमबीए भी 0 है, एमबीसी भी 0 है, तो एमबीडी मेरे पास ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि इस जॉइंट के इक्विलिब्रियम के लिए, इस जॉइंट जो है ये मेरा इक्विलिब्रियम में होना है, ठीक है। उसके इक्विलिब्रियम के लिए ये मेरा एमबीडी ऑटोमेटिकली 0 हो जाए, तो उसके लिए मुझे कोई कंडीशन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर एमबीए मेरे को पता है, एमबीसी मेरे को पता है, तो मैं एमबीडी मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो यहां पर मैं जो रिलीज कर रहा हूं वो एक एमबीए रिलीज कर रहा हूं और एक मैं क्या रिलीज कर रहा हूं भाई, एक एमबीसी में रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। एमबीडी ऑटोमेटिकली 0 है, ठीक है, तो उसको रिलीज करने का कोई फायदा नहीं है। तो रिलीज जो मुझे करना है यहाँ पर भाई एक एमबीए करना है और एक एमबीसी करना है, एमबीडी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो हम इस चीज को समझ चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एमबीए रिलीज किया और एक हमने क्या रिलीज किया भाई, एक एमबीसी रिलीज कर दिया, ठीक है। एमबीडीबी जो होगा वो हमारा ऑटोमेटिकली 0 होगा।
तो क्या हुआ कि जब हमने हमने ये चीजें रिलीज कर दी, तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी मेंबर पर, ये हम स्टैटिक नेटवर्क से पढ़ चुके हैं, किसी भी मेंबर पर अगर हमारे पास ऐसे मेंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलीजेस जो होते हैं, नंबर ऑफ रिलीजेस, ये इंटरनल हिंज है, ठीक है, इसको बी मान लो, तो नंबर ऑफ रिलीजेस हम लोग लिखते हैं कितना, m माइनस ऑफ 1। m कितने हमारे पास मेंबर 1 2 3, तो 3 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहां पर हमारे पास दो रिलीजेस हैं, तीसरा जो कंडीशन है एमवीडी को ऑटोमेटिकली हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि अगर दो मोमेंट मेरे पास जीरो हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगर एक और मेंबर यहां पर होता, दिस एक और मेंबर, तो यहां पर होते हमारे पास कितने रिलीजेस, 4 माइनस ऑफ कितना, 1, ये होती है हमारे पास 3 रिलीजेस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर मिल रहे हैं, तो एक हिंज और हम हिंज लगाया हमने, तो हमको जो रिलीजेस मिल रहे हैं यहाँ पर कितने मिल रहे हैं भाई, 3 रिलीजेस। यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 2 रिलीजेस मिल रहे हैं, जो हमने लिया भाई, एक एमडीए को जीरो कर लिया और एक एमबीसी जीरो कर लिया, क्योंकि ये दो अगर पता लग गए तो एमबीडी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं बी पर एक इंटरनल हिंज लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं यार कैसे हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को देखेंगे एक बार, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोगों को कैसे लिखनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, मैंने बी पर, ऐसे ही मेरे पास फिगर है, मैंने बी पर एक इंटरनल हिंज लगा दिया, ठीक है, और इस लोड को मैं ट्रांसफर कर लेता हूं यहाँ पर, 14 किलो न्यूटन, ये 2 मीटर है, यहाँ पे 28 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये इंटरनल हिंज है, दिस मेंबर इज डी, यहाँ पे 50 का लोड है, यहाँ पे 32, दिस इज 5, this is 5, this is 12, this is 2 meter, this is 2i, and this is 8, this is 2 meter, and this is 3 meter, okay। और ये हमारा i है, क्लियर है, ये हमारा 2i है, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने b पर एक इंटरनल हिंज लगा दी, ठीक है। b पर इंटरनल अगर मैंने हिंज लगा दी यहाँ पर, ठीक है, b पर अगर मैंने एक इंटरनल हिंज लगा दी है, तो मेरा अगर मैं और एक और मैं एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पर कि बी पर अगर मैं देखूं, बी पर मैं अगर देखूं, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, बी पर अगर हम लोग देखें तो कंडीशन हमारी ऐसी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, एक बार जब मैंने बी पर मोमेंट रिलीज किया, तो मैंने एक मोमेंट यहाँ पर लगाया, ठीक है, 1, एक और यूनिट मोमेंट मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया, क्लियर पॉइंट। अब देखते हैं यार कि इसकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। मेरे को चाहिए यार, मेरे को बेसिकली मेरे को चाहिए यहाँ पर दो इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन मैंने लिखी, सबसे पहली इक्वेशन जो मैंने लिखी, मैंने क्या लिखा कि यार मेरे पास ये, अगर मेरे पास दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन है मेरे पास। तो मैंने क्या लिखा यार कि मैंने बोला कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड बीसी, बी ए एंड बीसी विल बी जीरो, ठीक है। तो मैंने बोला रिलेटिव displacement between member BA and BC will be equals to 0. Okay, तो कहने का मेरा मतलब है कि relative displacement between member BA and BC will be equals to 0, ठीक है। क्यों होगी भाई 0? क्योंकि हम देखेंगे कि रिजिड जॉइंट पर जो भी हमारे रोटेशन होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो बराबर जब होते हैं तो यार तो आपका रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्लोप्स होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्लोप्स, वो हमारा 0 होना चाहिए, क्लियर पॉइंट। क्योंकि रिजिड जॉइंट में जो मेंबर होते हैं उसमें जो एंगल्स होते हैं, स्लोप जो होता है वो रिजिड जॉइंट में सबका सेम होता है, ठीक है। बी एम बी ए या थीटा बी ए, थीटा बी सी, थीटा बी डी एक्चुअल में इक्वल होगा, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है थीटा बी ए will be equals to theta BC will be equals to theta BD, actual beam, actual frame structure, ठीक है। इसी कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला यार कि यहाँ पर हमने क्या किया, इंटरनल हिंज लगाया, हमने मोमेंट्स का कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिया, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी एंड बिटवीन बी एंड बी सी विल बी 0, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं इस चीज को देखूं, यहाँ पर ध्यान से देखना इस चीज को, अगर हम लोग देखें कि इसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। और मैं इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं,
तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे पास वो यही होगा, ठीक है। और इस चीज को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं देखूं इस बीम पर यहां पर जो मेरे को जो रोटेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है भाई मेरे को, थीटा बी ए, ये मिल रहा है। और इस पॉइंट पर जो मेरे को रोटेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भाई, थीटा बी सी, ठीक है। ये क्या है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार रिलेटिव चेंज क्या होगा इसका, रिलेटिव चेंज होगा मेरा थीटा बी सी माइनस ऑफ थीटा बी ए, यही होगा एक्चुअल में, ठीक है। थीटा बी सी माइनस ऑफ थीटा बी ए, ठीक है। और ये जो वैल्यू होनी चाहिए एक्चुअली वो क्या होनी चाहिए आपकी, जीरो, क्योंकि ये रिजिड जॉइंट है, ठीक है। इसके बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। एक्चुअल में थीटा बी सी माइनस थीटा बी ए हमारा जो होगा वो जीरो होगा, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो इसकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो बन के आती है, इसकी अगर हम इसकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन देखें बना के, तो हमारे पास वैल्यू आती है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अगर हम लोग लिखें इसकी, तो मैं क्या लिख सकता हूं यार, सबसे पहले मेरे को क्या कैलकुलेट करना है कि भाई थीटा बीसी माइनस थीटा बीसी माइनस ऑफ थीटा बीसी। अगर मैं इस चीज को लिखूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बीसी प्लस थीटा बीए विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को देखूं यार, तो मैं इस चीज को देखता हूं यहां पर, ठीक है। तो मैं इस कोऑर्डिनेट को 1 ले रहा हूं और इस कोऑर्डिनेट को मैं 2 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया कि भाई डेल्टा 1 एट कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू एल, मतलब लोड की वजह से थीटा बी ए कितना होगा, ठीक है। लोड की वजह से थीटा बी ए कितना होगा, ठीक है। थीटा बी ए स्लोप एट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ओके, यही होगा। प्लस जब मैंने यहां पर एक यूनिट लोड लगाया, जब मैंने मोमेंट को रिलीज किया, यहां पर मैंने एक यूनिट लोड लगाया, उस यूनिट लोड की वजह से यहां पर रोटेशन कितना लेते हैं भाई, हम ले लेते हैं डेल 1 1, क्लियर है। और एक्चुअली में यहां पर मोमेंट कितना होगा, मोमेंट कितना कितना रिलीज किया था हमने, एम बी ए, यही था हमारी कंडीशन, ओके। ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई मैंने एक्सटर्नल लोड लिया, एक्सटर्नल लोड की वजह से यहां पर थीटा बी ए की कितनी वैल्यू आई, ठीक है। फिर ये जो है, जब यूनिट लोड एट कोऑर्डिनेट 1 पे लगा, यूनिट लोड एट कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। 1 यूनिट लोड के कारण थीटा इस पॉइंट पर थीटा बी की वैल्यू कितनी है, उसको मैंने एमबी से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू मेरे को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूं प्लस डेल्टा 2L, मतलब थीटा बीसी, ये है मेरा थीटा बीसी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, क्लियर है। प्लस सेम डेल 2 इनटू में एमबीसी विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे डेल 1 2 का टर्म नहीं आएगा, क्योंकि इस पर अगर कोई यूनिट लोड लग रहा है, इस पर यहाँ पर इंटरनल हिंजर वो इस मेंबर पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर एक डेल 1 1 आया है और एक डेल 2 2 आया है, क्लियर है। तो ये मेरी होगी भाई सबसे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस चीज में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी इस चीज में थोड़ा सा और क्लियर किया हम लोगों ने चीजें, ठीक है। तो ये होगी भाई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अभी मेरे को एक और इक्वेशन मेरे को चाहिए, क्योंकि अभी तो मेरे पास एक ही इक्वेशन आई है, मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो दूसरी इक्वेशन जो मैं बनाऊंगा उसको भी आप ध्यान से देखिए। दूसरी इक्वेशन जो मैंने बनाई है, अभी मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, लेट अस सपोज वो ऐसा ही है कुछ, ठीक है। मैंने क्या किया यार, यहाँ पर मेरा एक यूनिट लोड लग रहा है, तो ये इसकी वजह से ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पर एक यूनिट लोड लग रहा है भाई, उसकी वजह से ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। ये मेरा 1 है, दिस इज 1। अब मैंने क्या किया यार, मैंने यहाँ पर भी एक यूनिट लोड लगाया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरा इंटरनल हिंज है, उसकी वजह से ये चीज ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। इस बीडी पर, इस बीडी वाले मेंबर पर मैंने एक यूनिट लोड लगाया, और इसको मैं लेता हूँ 3, कोऑर्डिनेट 3, ये मेरा कोऑर्डिनेट 2, दिस इज कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेल्टा 2L है, ठीक है। तो अगर मैं अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं रिलेटिव चेंज देख रहा हूँ थीटा बीडी एंड थीटा बीसी के बीच में, ठीक है। कंसीडरिंग
considering relative change between theta BC and थीटा बी डी, ठीक है। तो अगर मैं इन दो के बीच का रिलेटिव चेंज देख रहा हूं, रिलेटिव चेंज, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं मैं भाई थीटा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बी डी माइनस ऑफ थीटा बी सी, ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, थीटा बी सी जो है वो मेरे पास क्या है भाई, क्लॉकवाइज थीटा बी सी, और ये भी क्या है भाई मेरे पास थीटा बी डी, ये भी क्या है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो साइन है वो ओके है, तो ये भी टर्म जो होनी चाहिए मेरे पास वो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल जो सेम है और दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। यही रिजिड जॉइंट की कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं कि भाई थीटा बी डी इज इक्वल्स टू थीटा बी सी, ठीक है। एक कंडीशन मेरे पास ये मिल गई, क्लियर है। इक्वेशन नंबर इसको ले लेते हैं, और अगर मैं इसकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाता हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, डेल्टा 2l, ठीक है। डेल्टा 2l कहने का मतलब है कि थीटा बीसी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है, थीटा बीसी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ओके, प्लस डेल 22 इनटू एमबीसी, ओके, यही होगा, इक्वल्स टू थीटा 3 इंटू एल प्लस डेल 3 इंटू में एम बी डी, यही क्वेश्चन होगी ना, क्योंकि हमारे पास थीटा बी डी और थीटा बी सी होगा, तो थीटा ये मेरा क्या है, ये वाली जो मेरी पूरी टर्म है वो पूरी थीटा बी सी है, और ये वाली टर्म मेरे पास कंप्लीट क्या है भाई, थीटा बी डी, ठीक है, ये दोनों बराबर होगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया भाई, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मैंने लिख ली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम लोगों ने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी मेंबर्स आप मेरे आपके मिल रहे हो तो आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। जितने आपको रिलीजेस चाहिए, जितने रिलीजेस आपने किए, दो रिलीज दो इक्वेशन आपकी बस बनेगी, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना दी है, ठीक है। अब देखते हैं यार, हमको डेल 1 कैलकुलेट करना है, डेल 2 कैलकुलेट करना है, और क्या करना है, डेल 3 कैलकुलेट करना है, और डिफरेंट और डेल 1 डेल 2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैसे करना है देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस लोड को उठा के यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, फिर से नीचे फिगर बनाना पड़ेगा। ये 14 का लोड एक लग रहा है, 14 किलो न्यूटन, और एक मोमेंट आ रहा है कितना, 28 किलो न्यूटन मीटर का, ओके। तो अगर हम लोग देखें यार, सबसे पहले मेरे को क्या कैलकुलेट करना भाई, डेल 1l कैलकुलेट करना है और डेल 2l कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यार मेरे को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कि मेरे को टेबल क्या होना है मेरे पास। तो टेबल के लिए मैंने बना दिया, एक भाई मेरे को m चाहिए, एक मेरे को m1 चाहिए, एक मेरे को m2 चाहिए, और एक मेरे को m3 चाहिए, क्योंकि मेरे को डिफरेंट तीन। तो मैं अब आता हूँ यार कि मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है कि मेरे को इस, और मैंने मेंबर कंसीडर किए हैं अपने, एक मैंने ए बी मेंबर लिया है, दूसरा मैंने बीई लिया है, इस पॉइंट को ई ले लेते हैं, और इसको एफ ले लेते हैं, ठीक है। एक बी लिया है, एक मैंने मेंबर बी सी कंसीडर किया है, ठीक है, और एक कंसीडर किया है भाई बी एफ, जहां यहाँ पे लोडिंग चेंज हो रही है, और एक कंसीडर किया मैंने एफ डी, क्लियर पॉइंट, यही मेरे मेंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि यार मैं इन लोडिंग की वजह से मोमेंट हमारे क्या आएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं कि ये वाला पोर्शन मैं कंसीडर करता हूं, यहाँ पर मेरी इंटरनल हिंज है जो मैंने अज्यूम करी है, जो मैंने रिलीज किया, और यहाँ पर मेरा 1232 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, यही मेरा पास फिगर है, दिस इज एफ और दिस इज बी, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा, एक बैलेंस करने के लिए इसको, ये कितना लग रहा होगा भाई, 16 किलो न्यूटन, सिमेट्री, मोमेंट तो जीरो है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो ए बी पर अगर हम लोग चले इस डायरेक्शन में, तो ए बी पर हमारे पास मोमेंट कितना आता है भाई, 16 इंटू एक्स, क्लियर है। इस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पर हमारे पास कितना आता है, 16 इंटू एक्स, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बी एफ पर आए, बी एफ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। फोर्स हमारा ये लगेगा 16 किलो न्यूटन का, तो बीई पर अगर हम लोग आए, बीई पर हम लोग आए अगर,
दिस इज बीई। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा भाई 16 इंटू एक्स, ठीक है। इस डायरेक्शन से चल रहा हूँ मैं पॉजिटिव, ठीक है। डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है कैसे आपने डायरेक्शन चली है और किस डायरेक्शन में आप लोग मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यार, जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम करी है वही सेम डायरेक्शन मेरे को यहाँ पे एज्यूम करनी है, ठीक है, इन मेंबर्स के लिए। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम आते हैं भाई बीसी मेंबर पर। तो बीसी मेंबर पर अगर हम लोग आए, हमारे पास कुछ लोडिंग ऐसी है, यहाँ पर हमारे पास एक 14 किलोमीटर का लोड लग रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट है हमारे पास, पोलर सपोर्ट, एक मोमेंट लग रहा है 28 का, और ये यूडीएल है आपका 12 का, डिस्टेंस है आपका 8 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक फोर्स लग रही होगी इसमें, क्लियर है। अगर हम उस चीज को फोर्स को कैलकुलेट करें, उस फोर्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो लेट अस सपोज हम लोग कैलकुलेट करते हैं दिस आरसी, यहाँ पर हमारा इंटरनल हिंज भी इसके आसपास में, यहाँ पर हमारा इंटरनल हिंज भी है, ठीक है। तो आरसी इंटू क्या करें हम, आरसी इंटू 8, आरसी इंटू 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 12 इंटू 4 प्लस 14 इंटू 8 प्लस 28 विल इक्वल्स टू आरसी इंटू 8, इसके बराबर होगा। तो यार अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें, इस चीज को अगर हम लोग कैलकुलेट करें 8 इंटू, तो यहां से हमारे पास आरसी जो आता है, आरसी इज कमिंग आउट टू बी 65.5, ठीक है। और इस अगर हम ये आरबी निकालें अगर यहां से हम लोग, तो आरबी डैश आ जाएगा हमारे पास कितना, 12 इंटू 8 प्लस 14 माइनस ऑफ 65.5, तो ये वैल्यू आती है भाई 44.5, ओके। तो ये चीज भी हो गई। तो भाई अब यहाँ पे ये वैल्यू जो आई है मेरे पास कितनी है, ये 44.5। तो इसकी वजह से मैं एक डायरेक्शन यहाँ पर मोमेंट देखता हूँ कितना आता है मेरे पास, ये इसको मैं ये आएगा मेरा 44.5 इंटू एक्स माइनस ऑफ 12 एक्स स्क्वायर ओवर में 2, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैसे हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है, ओके। ये चीज आपको ध्यान देनी है, कैसे हम लोग डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, कहां से मूव कर रहे हैं, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। भी सेम डायरेक्शन और सेम कैसे मूव करना है वो हम यहाँ पर भी हमको वही चीज एज्यूम करनी है, ठीक है। तो ये चीज हमने एज्यूम करी है। अब हम लोग आते हैं यार, बीसी हो गया, अब हमारे पास कौन सा मेंबर बचा है भाई, बीएफ मेंबर बचा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इस बीएफ मेंबर को देखें अगर हम लोग, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बी है, इस पॉइंट पर आपका 50 किलोमीटर का लोड लग रहा है, ये डिस्टेंस आपका 2 है, और ये डिस्टेंस आपका कितना है भाई 3, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मोमेंट 0 होना है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा आरडी, तो आरडी इंटू 5 इक्वल्स टू 50 इंटू 2, यही होगा मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास आता है आरडी इक्वल्स टू 20, ठीक है। आरडी 20 आ गया, एक और फोर्स चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर लगेगी कितनी आपकी 30 की, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग मोमेंट लिखें, तो इस डायरेक्शन से हम चलते हैं, यहाँ से x लेते हैं और इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, कितना यहाँ से 30 इंटू एक्स, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और इस वाले मेंबर के लिए एफडी के लिए हम लोग चलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि ये इजी पड़ेगा हमारे, ठीक है। तो हमको देखना है कि कहाँ से चीजें हमारे लिए इजी पड़ रही है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं डायरेक्शन, तो 20 इंटू एक्स, ठीक है। डायरेक्शन में वही कंसीडर कर रहा हूँ कि बीम के इस तरफ है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस सेक्शन से चल रहा हूँ तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन आप कोई भी अज्यूम करें, बट सेम डायरेक्शन आपको अज्यूम करनी होगी m1 के लिए, m2 के लिए, m3 के लिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो डायरेक्शन आपने इसके लिए अज्यूम करी है वही आप इन सब के लिए अज्यूम करना है, ठीक है। तो ये हमने कुछ लिख दिया कि भाई मोमेंट जो हो रहा है वो लोडिंग की वजह से हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। इस चीज में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि यार नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है हमारे पास कि भाई m1 कितना होना है, m2 कितना होना है, m3 कितना होना है, ठीक है। उस चीज को भी हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है यार, सबसे पहले मेरे पास मैंने बनाया बी, यहाँ पे ये मेरे पास बी जॉइंट था, इंच बनाया था, और दिस इज डी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पर एक मोमेंट लगाया, ठीक है, यूनिट मोमेंट लगाया इस पॉइंट पर 1 किलो न्यूटन मीटर का, कोऑर्डिनेट 1 पर, ठीक है।
तो जब मैंने यूनिट मोमेंट इस पोर्शन पर लगाया तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगी, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस कितना पर 10, तो यहाँ पर कितना फोर्सेस आपके लगेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पर 1/10, क्लियर है, और यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, इसको हम ऐसा ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड 1/10 और यहाँ पर एक अपवर्ड लगेगा 1/10, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 10 है, और यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा है कितना भाई 1 का, ठीक है, हिंज जॉइंट आपका ये है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें दिस पॉइंट विल बी योर ई पॉइंट, ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इस डायरेक्शन पे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो भाई m1 कितना आ जाएगा यहाँ से 1/10 into x, तो हम लिख सकते हैं इसको 0.1 into x लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं भाई b पर हम लोग इस डायरेक्शन से मूव करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी इस डायरेक्शन से मूव करें, तो वो की वैल्यू कितनी रहेगी 1 minus 0.1 into में x, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं यार अपना BC पर, ठीक है, तो अब BC पर क्या होगा भाई, इस मोमेंट का इस जगह पे तो कोई असर नहीं होने वाला है, क्लियर है पॉइंट, इस चीज में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस मोमेंट का इस चीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनल हिंज लगी है, तो इसके कारण मोमेंट यहाँ पर सारी वैल्यू जो होंगी आपकी जीरो होंगी मेन पोर्शन पर, ठीक है, तो BC पर भी हम लोग जीरो लिख सकते हैं, और BF पर भी जीरो रहेगा, और D पर भी जीरो रहेगा, ये चीज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, अगर हिंज पर यहाँ पर मूवमेंट लग रहा है तो उसका इफेक्ट इन पोर्शन पर नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखेंगे, शेयर फोर्स बना के देखेंगे, तो यहाँ पर आपको लगेगा यहाँ पर कोई फोर्सेस ही नहीं है, क्लियर पॉइंट, क्योंकि इस मोमेंट पर इस पॉइंट पर फोर्स जीरो होना है, तो आरसी तो हमारा जीरो होना है, अगर इस पर मोमेंट जीरो होना है, तो जब आरसी जीरो होना है तो कोई मोमेंट ही नहीं आएगा ना यार, सेम चीज यहाँ पर भी वैलिड है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया भाई, m1 के कारण हमारे पास कितने लोड आ रहे हैं, जब मेरा यूनिट लोड भाई इस वन कोऑर्डिनेट पर एक्ट कर रहा है, क्लियर है पॉइंट। अब हम लोग आते हैं m2 कैलकुलेट करने में, तो m2 जब मुझे कैलकुलेट करना है तो m2 के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है भाई, ऐसी ही कंडीशन है कुछ, ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे इंटरनल हिंज लगा है, तो मैंने क्या किया है, अब मैंने लोड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ये कुछ बीम ऐसे डिफलेक्ट करेगी, तो ये मेरा यूनिट मोमेंट है, यूनिट 1 किलो न्यूटन मीटर और कोऑर्डिनेट 2 पर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इसको, अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर मेरा 1 लगा है और यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक डायरेक्शन अपवर्ड लगेगा और एक डाउनवर्ड लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 1/8 यहाँ पर, 1/8 यहाँ पर, ठीक है। BC पर हम इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, तो AB इस पर तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और BC पर वैल्यू भी, क्योंकि इसका इफेक्ट बाकी बीम्स पर तो नहीं आने वाला है, तो BC पर अगर हम लोग वैल्यू देखें तो हमको वैल्यू मिलती है भाई 1 minus of 1/8 into में x, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस सेक्शन पे हम लोग देख रहे हैं x पर, तो 1/1 पॉजिटिव रहेगा, -1/8 into x, और बाकी BF और इस पर तो सब जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी पड़ रही है यहाँ से, ठीक है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं यार, ये चीज हो गई है, अब हम लोग देखते हैं कि यार जब मेरा यूनिट लोड एक्ट करेगा किस पर, m3 कोऑर्डिनेट पर, m3 जब होगा वो क्या होगा भाई, मेरा ऐसा ही कुछ होगा, और मेरा यूनिट लोड क्या एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, हमने अज्यूम किया था कि वो यूनिट लोड जो है वो इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आपने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाई है वही आपको उस वही डायरेक्शन आपको अज्यूम करनी है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में जो आपने डायरेक्शन अज्यूम करी थी वही डायरेक्शन आप लोगों को लेनी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, क्लॉकवाइज रोटेशन लिया था, तो क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है इस मोमेंट की वजह से, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर इसकी वजह से, और यहाँ पर एक हमारा पॉइंट है एक F, ठीक है, तो यार कंडीशन हमारे पास यही है, जैसी कंडीशन है, यहाँ पर एक यूनिट मोमेंट लग रहा है 1 का, दिस डिस्टेंस विल बी 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले मैं क्या करते हैं यार, हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास हिंज है, ठीक है, तो अगर हम लोग फोर्सेस कैलकुलेट करें तो यहाँ पर मेरे पास फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, क्लियर है, और एक और फोर्स आएगा जो इसको बैलेंस करेगा, वो डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी भाई, ये होगी 1/5, ये होगी 1/5। इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज कपल लगेगा, ठीक है, तो ये 1/5 इधर 1/5 इधर। तो अगर हम लोग देखें AB पर तो भाई जीरो रहेगा, इस पर BE पर भी जीरो, सेम कॉन्सेप्ट,
BC पर भी 0, और BF पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलती है भाई 1/5 पॉजिटिव में, हमने क्योंकि ये वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था, अगर आप देख सकें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2x माइनस ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हमने ये वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था, इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ यहां से अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग चलेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी भाई माइनस ऑफ 0.2x, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन से जब हम लोग चल रहे थे तो हमने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव किया था, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डायरेक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्शन कैसे लेनी है, जो डायरेक्शन आपने इसमें एज्यूम करी है सेम डायरेक्शन आपको यही वाली एज्यूम करनी है, नहीं तो आपके आंसर मिसमैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लिया भाई हमने यहाँ पर लोडिंग की वजह से हमारे पास m1 m2 m3 हमारे पास क्या आ रहे हैं, क्लियर है पॉइंट, इस चीज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यार इस m11 को कैसे कैलकुलेट करना है, इस डेल्टा 1l को कैसे कैलकुलेट करना है, और ये चीज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यार हमारे पास कि हमको डेल 1l क्या होगा, ठीक है। डेल 1l अगर हम लोग देखें, डेल 1l को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यार, m इनटू में m1 डॉट dx ओवर में ei, ये लिख सकते हैं। ab के लिए हमारा ei है वो कितना है भाई, ab के लिए हमारा ei है 2i, b के लिए भी 2i है, bc के लिए 2i है, bf के लिए i है, और fd के लिए i है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद हम डेल 1 हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, डेल 1l को अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारा 0 to 5, इंटीग्रेशन इसमें 0 to 5 जाएगा, तो दिस इज नॉट ab, दिस इज ae, ठीक है, 0 to 5, m कितना हमारा 16x, ठीक है, इनटू में m1 कितना भाई 0.1x, इनटू में dx ओवर में i कितना है भाई हमारा 2 into 2i, यही होगा, ठीक है। 2i कितना हमारा 2ei, ठीक है, प्लस 0 to 5 16x इनटू में 1 माइनस 0.1x dx ओवर में 2ei, ठीक है, यही होगा हमारा डेल 1l, ठीक है। बाकी टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी, दिस मल्टीप्लाई विद जीरो, दिस मल्टीप्लाई दिस जीरो, दिस मल्टीप्लाई दिस जीरो, तो यहां से अगर हम लोग डेल 1l कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 33.33 ओवर में ei प्लस 66.667 ओवर में ei, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने डेल 1l जो कैलकुलेट किया हुआ है हमारा 100 अपॉन में en, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डेल 1 लिखते हैं अपना, डेल 1l सबसे पहला जो आया हुआ है हमारे पास 100 ओवर में ei, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे भाई डेल 2l कितना है, ठीक है। डेल 2l अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, डेल 2l होगा हमारा, दिस विल बी इक्वल्स टू m2 इनटू में m डॉट dx ओवर में ei, ठीक है, 0 टू जो भी इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो टर्म हमको यूज होगी बस वो एक ही टर्म है, और उसको मैं लिख लूंगा भाई यहां से इक्वल्स टू 0 टू bc कितना है मेरे पास 0 टू 8 44.5x माइनस ऑफ 6x स्क्वायर इनटू में 1 माइनस 1/8 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 8 होता है हमारा कितना 1.125 0.125 इनटू में x इनटू में dx ओवर में 2ei, i कितना हमारे पास 2, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, इसको भी अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है
ठीक है, तो इसको वैल्यू आ रही है हमारे पास 109.33 ओवर में ई आई। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से हमारे पास डेल 2L आ गया, वो आ गया हमारे पास 109.33 ओवर में ई आई। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई है। ठीक है, उसके बाद अब हमको कैलकुलेट करना भाई डेल 11, डेल 22, डेल 33। ठीक है, ये चीज हम लोगों को कैलकुलेट करनी है और हमारा जो है आंसर फिर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई डेल 11। डेल 11 क्या होगा मेरा भाई, जब मेरा यूनिट लोड भी इस पॉइंट पर है और थीटा भी मेरे को इस BA पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, थीटा BA निकालना है, तो दिस इज m1 dx ओवर में EI 2EI। ठीक है, तो m कितना है भाई मेरे पास 0.1x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसे, dx ओवर में 2EI। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक भाई, पहला 0 टू 5, दूसरा कहां से कहां तक प्लस 0 टू 5 1 माइनस 0.1x का होल स्क्वायर 2EI इनटू में dx। यही वैल्यू है। तो अगर हम लोग इस चीज को भी कैलकुलेट करें यार, तो ये वैल्यू सबसे पहली वैल्यू आ रही है 0.208 ओवर में EI, प्लस अगर हम लोग इस चीज को भी कैलकुलेट करें 025 1, दिस इज 1.4458 ओवर में EI। ठीक है, तो इस चीज को भी अगर हम लोग सॉल्व करें 0.208, तो ये आ रही वैल्यू आपकी 1.66 ओवर में EI। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो यहां से हमारे पास आ गया भाई डेल 11 बराबर आ गया हमारे पास कितना 1.66 ओवर में EI। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट करते हैं यार हम लोग डेल्टा 2 एंड डेल्टा 33। ओके, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है डेल 2L। डेल 2L कितना भाई हमारे पास 109.33 109.33। अभी हमने एक टर्म कैलकुलेट नहीं किया, 109.33 ओवर में EI प्लस ये कितना अभी हमारे पास 1 पॉइंट डेल 22 कितना है भाई हमारे पास, डेल 22 है हमारे पास 1.33 ओवर में EI इनटू में MB कितना है हमारे पास, MBC इज इक्वल्स टू डेल 3L है हमारे पास कितना, डेल 3L हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, सो कैलकुलेट करना है। डेल 33 है हमारे पास डेल 3L प्लस 1.66 ओवर में EI इनटू में MBD। यही है डेल 3L। हम लोग कैलकुलेट करना थोड़ा मिस कर गए हैं, एक बार उस चीज को कैलकुलेट करना है। डेल 3L अगर हम उसको कैलकुलेट करना है तो डेल 3L मेरा कितना होगा यार, यही तो होगा m इनटू m3 डॉट dx ओवर में EI 0 टू L जो इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म अगर हम लोग देखें 030x इनटू में 0.2x माइनस 1 dx ओवर में EI, ये इंटीग्रेशन कहां से 0 टू 2 प्लस 0 टू 3 20x इनटू में माइनस 0.2x dx ओवर में EI। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है यार हमारे पास 0 टू 30 ये वैल्यू आ रही है आपके पास -44 ओवर में EI प्लस, इसको भी अगर हम लोग इंटीग्रेट करें 0 टू 3 तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी भाई -36 ओवर में EI। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये वैल्यू आती है भाई 80 माइनस ओवर में EI। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो यहां से हमारे पास डेल 33 भी आ गया, डेल 3L आ गया हमारे पास कितना भाई -80 ओवर में EI। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, डेल 3L हमारे पास कितना निकाल लिया हमने -80 ओवर में EI। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, EI से तो EI सब कैंसिल हो गया
और अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम इधर पे लाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो बन के आती है, ये टर्म इसको हम माइनस लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, और इसको अगर हम लेके जाए तो ये हो जाएगा आपका 189.33 इक्वल्स टू 1.66 MBD माइनस ऑफ 1.33 MBC। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है और एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं। अभी हमको देखना है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है और इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें अब हमारे पास देखेंगे यार, एक अननोन, एक एमबी है, एक एमबीसी अननोन है, और एक एमबीडी है, और एक एमबीसी है। तो एक और इक्वेशन हमको चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे यार, एमबीडी को कन्वर्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन अननोन हो रहे हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो मेरे को क्या रिलेशन चाहिए अभी, एक एमबी और एमबीसी में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया था यार, यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा डायग्राम था। मैंने यूनिट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कैसे अज्यूम कर दी, ऐसे करी थी। इसमें क्या करा था हमने, ऐसे करा था, एम बी ले लिया था, एमबीसी, दिस इज एम बी ए, और ये था हमारा क्या, एम बी डी। ओके, ऐसा ही अज्यूम किया था हमने डायरेक्शन। ठीक है, तो यार अगर हम इस जॉइंट का इक्विलिब्रियम देखें, इस जॉइंट का अगर हम लोग इक्विलिब्रियम देखें, अगर हम इस जॉइंट का, ठीक है, तो ये एमबीए जो लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या कहते हैं, क्या लग रहा है आपका, क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो इस जॉइंट पर कैसा लगेगा, एम बी ए। ठीक है, क्लॉकवाइज। उसको बैलेंस, फिर ये एमबीसी इस मेंबर पर लग रहा है क्या, क्लॉकवाइज। तो जॉइंट पर कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एमबीसी। ठीक है, ये कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है। तो जॉइंट पर कैसा लगेगा, फिर से आया आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये एमबीडी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट अगर हम लोग देखें, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड जॉइंट, एक्चुअल में क्या है रिजिड जॉइंट। ठीक है, वो कितना होगा हमारा इक्विलिब्रियम रिजिड जॉइंट अगर हम लोग देखें तो वो है हमारा कितना, जीरो होगा, समीशन ऑफ। तो हम लिखेंगे भाई एमबीए प्लस एमबीए माइनस ऑफ एमबीसी माइनस ऑफ एमबीडी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आता है भाई, एमबीए माइनस ऑफ एमबीसी इज इक्वल्स टू एमबीडी। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई जो हम उसको रिलेट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो हम क्या करते हैं यार, इस एमबीडी को यहां पे रिप्लेस करते हैं हम लोग, 189.33 इक्वल्स टू 166 एमबीए माइनस ऑफ एमबीसी माइनस ऑफ 1.33 एमबीसी। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम लोग देखें इसको, 1.66 एमबीए माइनस ऑफ, ये हो जाएगा आपका 3.00 एमबीसी इज इक्वल्स टू 189.33। ठीक है, इक्वेशन बन गई आपकी एक और। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखना है आपको कैसे, हमने डिटेल में पूरी चीजें डिस्कस करी हैं। ये आपका रिजिड जॉइंट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंज है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम और रिजिड जॉइंट से हमने इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करी है। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन कौन सी है भाई, मेन इक्वेशन अब आ चुकी है हमारे पास, 1.66 MBA प्लस 1.33 MBC इक्वल्स टू माइनस ऑफ 209.33। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन EI कैंसिल हो गए सारे। इस सेकंड इक्वेशन है हमारे पास कौन सी, 1.66 MBA माइनस ऑफ 0.33 MBC इक्वल्स टू 189.3। क्लियर है? और इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें यार, तो A है हमारे पास कितना, 1.66, C हमारे पास माइनस ऑफ 209.33। ठीक है, दिस इज 1.66 minus 3.89. तो यहां से अगर हम लोग देखें यार, इस इक्वेशन को सॉल्व करें अगर हम लोग,
तो हमारे पास जो आ रहा है MBA आ रहा है हमारे पास कितना भाई -52.0 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, और MBC आ रहा है हमारे पास कितना 92 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यार हम लोगों ने MBA और MBC जो है हम लोगों ने फाइंड कर लिया और दोनों की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का मेरा मतलब है कि जो डायरेक्शन हम लोगों ने अज्यूम किए थे उस डायरेक्शन की वो वैल्यू अपोजिट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने MBA और MBC कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं यार इस चीज को, फ्री बॉडी डिस्क डायग्राम बना के देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे आपके फोर्सेस ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये वही इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्सेस का ट्रांसफर मैकेनिज्म अगर आप लोगों को पता है तो चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इक्विलिब्रियम से ही सॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यार, हमारे पास जो फिगर बना है, ठीक है, MBA हमने कैसा अज्यूम किया था, MBA की डायरेक्शन हमने ऐसे अज्यूम करी थी, तो हमारे पास जो फिगर बन के आएगा, MBA हमारा नेगेटिव आ रहा है तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, दिस विल बी -52.00, ठीक है। ये MBC है, MBC में हमने क्लॉकवाइज अज्यूम किया था तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा कितना -92. इसको माइनस नहीं देते 00, क्योंकि डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया ना, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और एक और जो मेंबर यहाँ पे आएगा नीचे, उस पर कितना आएगा भाई, अभी हमने डिस्कस किया कि जो जॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम में रहना है, और एक और कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे MBA - MBC = MBD, ठीक है। तो यहाँ से MBA कितना भाई हमारे पास -52, ठीक है, और MBC कितना -92 MBD। तो यहाँ से MBD कितना आता है भाई हमारा 40 किलो न्यूटन मीटर। डायरेक्शन हमने यही अज्यूम कर दी पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन कैसा लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा 40 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आप इक्विलिब्रियम चेक करें, अगर आप देखें तो दो आपके इक्विलिब्रियम, ये आपके क्लॉकवाइज 52 और 40 क्लॉकवाइज, ये 92 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जॉइंट हमेशा आपका इक्विलिब्रियम में रहना है, अगर आपके वैल्यू को डेविएट कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो जॉइंट आपका ऑल जॉइंट विल ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। अब एक्चुअल में देखिए भाई यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है 32 किलो न्यूटन का, यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। तो पहले इस बीम को सॉल्व करते हैं, ये लोड कितना है भाई, ये कितना है, मोमेंट है -52, ठीक है। तो इस पॉइंट पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, वर्टिकल रिएक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम देखें तो ये आएगा वैल्यू कुछ इतना, कितना 32 5, ये कितना है आपके पास 5, तो 32 into 5 plus 52 divided by 10, ठीक है। यहाँ से जो वर्टिकल रिएक्शन आपको मिल रही है, ठीक है, वो मिल रही है आपको कितनी 21.2 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसको अगर हम -32 से करें तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है आपको कितनी 10.8 किलो न्यूटन, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस ए पोर्शन पर, यहाँ पर एक फोर्स मिल रहा है हमको 21.2 और एक मोमेंट कितना आ रहा है यहाँ पर 52, और यहाँ पर एक रिएक्शन कितनी आ रही है भाई 10.8, ये 32 का फोर्स आ रहा है, एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आते हैं भाई इस BC पोर्शन पर, दिस इज AB, दिस इज BC। BC पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर एक हमको मिल रहा है UDL एक लगा है हमारा 14 किलो न्यूटन का एक लोड लगा है, और एक मोमेंट आ रहा है कितना भाई 28 का, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यार फिर से, अगर हम इक्विलिब्रियम, यहाँ पर मोमेंट कितना लग रहा है भाई हमारा 92 इस डायरेक्शन में, क्लियर है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम लोग देखें इसका, अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी भाई, RC into 8, ठीक है, प्लस 92 इक्वल्स टू 12 into 8 into 4 प्लस 14 into 8 प्लस 28, ये इक्वेशन बनेगी इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट। अगर हम लोग देखें 92 और RC into 8 सेम डायरेक्शन में, 12 into 8 into 4 प्लस 14 into 8 प्लस 28 divided by 8, 12 into 8 into 4 plus 14 into 8 minus of 92 54। तो यहाँ से जो आरसी रिएक्शन हमको मिल रही है वो मिल रही है आपकी 54 किलो न्यूटन, ठीक है। 54 यहाँ से मिल रही है, तो अगर वर्टिकल फोर्स का इक्विलिब्रियम देखें हम लोग
तो 12 इंटू 8 प्लस 14 मिल रही है आपको कितनी 56 किलोमीटर। ठीक है, और अगर फिर हम नीचे वाले मेंबर पर अगर हम लोग आए, नीचे मेंबर पर हम लोग देखें तो इस केस में एक फोर्स नीचे को लग रहा होगा इस केस में। ठीक है, वो कितना होगा भाई, वो इसका सम ही होगा। अगर हम लोग देखें यार, ये जॉइंट है हमारे पास, ठीक है, रिजिड जॉइंट, इस पर यहां पर एक फोर्स लग रहा है कितना आपका 21.2। ठीक है, ये जॉइंट इस मेंबर पर लगा रहा है, तो इस जॉइंट पर कितना लगेगा, 21.2। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां पर है, इस यहां पर कितना लग रहा है 56, इस पर कितना लगेगा 50, कितना लगेगा यार, इस पर लगेगा आपका कितना, ये 56 है, जॉइंट पर तो नीचे को लगेगा ना यार, जॉइंट पर आपको कितना लगेगा 21.2, यहाँ पर लगेगा आपको 56 डाउनवर्ड में। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड लगेगा, तो वो कितना होगा यार, वो सम ही तो होगा दोनों का, 56 प्लस 21.2 77.2। ठीक है, तो यहाँ पर एक 77.2 लगेगा, और वो मेंबर पर कितना ट्रांसफर होगा 77.2, नीचे से एक 77.2। क्लियर है पॉइंट, यहाँ से एक लोड आ गया आपका 77.2। ठीक है, मोमेंट कितना आया यहाँ पर 40, और यहाँ पर एक 77.2 का लोड, उसको वर्टिकल को बैलेंस करने के लिए, और एक हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो ये होगा हमारा पाई, और यहाँ पर एक 50 का लोड भी लग रहा है। तो अगर हम लोग देखें इक्विलिब्रियम, अगर हम लोग देखें इस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम देखें तो ये हो जाएगा भाई कितना आपका 50 इंटू 2 माइनस ऑफ 40 60, और ये कितना है हमारा RC डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा हमारा कितना भाई 12 किलो न्यूटन। ठीक है, इस पॉइंट पर तो मोमेंट कोई आएगा नहीं, तो ये हमारा एक बन गया कि हमारे फोर्सेस हमारे जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ध्यान देना आपको जॉइंट पर हमारे फोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जॉइंट हमेशा हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे लिखी है वो चीज इंपॉर्टेंट है, हमने सब चीजों का इंडिविजुअली बीम को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है, तो उसके बाद आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आप इजीली इसका बना सकते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी अगर हम लोग देखें इस चीज का, ठीक है, तो पहला हमारे पास फिगर क्या है यार, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ है। Okay, this will be A, this is C, this is B and this is D। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 10.8। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है भाई 5, तो यहाँ से तो मेरा जो, और मैं ले रहा हूँ कि कंप्रेशन साइड, आउटर साइड पे जो कंप्रेशन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब इस साइड पे कंप्रेशन है तो वो पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज कंप्रेशन साइड को हम लोग पॉजिटिव मान के कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो 10.8 इंटू 5, 10. ये कुछ ऐसा जाएगा इसका फिगर। ठीक है, 5 तक 10.8 इंटू 5 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पर वैल्यू आती है हमारे पास कितनी भाई 54 किलो न्यूटन मीटर। और आप एंड पर देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं आपका मोमेंट जो है वो नीचे साइड कंप्रेशन दे रहा है, नीचे साइड कंप्रेशन दे रहा है, ऊपर साइड टेंशन दे रहा है। अगर इसका डायरेक्शन आप चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट जो है वो कैसे लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है, नीचे साइड कंप्रेशन दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा मोमेंट। थोड़ा और बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू है आपकी 52 किलो न्यूटन मीटर। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपका डाउनवर्ड, यहाँ पर जो है वो डाउनवर्ड साइड में आपका कंप्रेशन है, ऊपर साइड आपका टेंशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ऊपर साइड में कंप्रेशन है और यहाँ पर आपका क्या है कि ऊपर साइड में टेंशन है। ठीक है, कंप्रेशन साइड को हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, तो ये हमारा एक पार्ट बन गया। उसके बाद अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें, यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है भाई -92 है, तो ये भी कुछ 92 नीचे से जाएगा इस पॉइंट से। ठीक है, और सी पर हमारा क्या है 28 किलो न्यूटन का मोमेंट आना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा सी है। यहाँ पर हमारा जो मोमेंट आएगा वो कुछ 14 के कुछ ऐसा आएगा, दिस विल बी 28 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सी पॉइंट से हम लोगों ने क्या किया था, लोड को थोड़ा एक्सटेंड किया था। और अगर हम लोग देखें इसके बाद क्या होगा कि भाई इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी इसकी, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी 56, तो ये कुछ ऐसे बनेगी इक्वेशन 56 इनटू में x माइनस ऑफ 12x स्क्वायर डिवाइड बाय 2
माइनस ऑफ 92, ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगी mx की। तो अगर हम लोग देखें यार, अगर हम उसको dm by dx भी करते हैं, dm by dx, ये कितना आता है हमारा भाई 56 माइनस ऑफ 12x, फिर इसको करें dm स्क्वायर x by dx स्क्वायर करें तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जाएगा ये, तो ये कुछ भाई ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो dm by dx को 0 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू भाई हम लोगों ने ये इस पॉइंट पर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये पैराबोलिक वेरिएशन है, दिस इज पैराबोलिक वेरिएशन, पैराबोलिक, ये वैल्यू है यहाँ पर कितनी, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 92 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये वाली वैल्यू। कंप्रेशन साइड पॉजिटिव लेना है, तो देखिए आप देखेंगे कि लो इस 92 की वजह से डाउनवर्ड साइड आ रहा है, 92 की वजह से कंप्रेशन मेरा इनसाइड फेस में है, ठीक है, तो इसलिए मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ चीज को। तो ये भी हो गया हमारा। तो अब बचता है भाई हमारा क्या कहते हैं 50 किलो न्यूटन का ये वाला हमारा क्वेश्चन बचता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, अगर हम लोग देखें इस चीज को कि ठीक है, ये हमारा आउटर फेस है, दिस इज आउटर फेस, ठीक है। ये इस 40 की वजह से क्या कहते हैं हमारा नेगेटिव साइड कंप्रेशन आ रहा है, मतलब ये हमारा दिस आउटर फेस, तो इस 40 की वजह से क्या है इनसाइड में कंप्रेशन आ रहा है, तो हम इसको भी नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं यार, ठीक है, दिस पॉइंट को। और 40 ये 12 है ना, तो यहाँ पर भी कुछ फोर्स आएगा, इसको बैलेंस करने का 12 यहाँ पर कितना आएगा भाई 38, क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन लिखें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है भाई 38x माइनस ऑफ 40, ठीक है। तो 38x माइनस 40 इक्वेशन बनेगी, हम लोग mx लिखें यहाँ पर इस पॉइंट तक, तो x इक्वल्स टू, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पर कितनी वैल्यू होगी भाई इसकी, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, 38 into 2 माइनस ऑफ 40, 36, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ इसकी जा रही है यहाँ पे ऐसे, ये डिस्टेंस है आपका 56 और ये वैल्यू रहेगी मुझे यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू आपका ग्राफ बनेगा ये बनेगा आपका 36 किलो न्यूटन मीटर का, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 36 किलो न्यूटन मीटर है। तो ये कुछ आपका ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। ध्यान रखने का ये आपका आउटर फेस है, ठीक है, जिस फेस में आपका लोडिंग लग रहा है ये वाला हमारा जो हमने इसको आउटर फेस अज्यूम किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी आपके कंप्रेशन कहां पर है, टेंशन कहां पर है, वो आपको हमने बोला है कि आउटर साइड कंप्रेशन आपको पॉजिटिव देना है, तो यहां पर आउटर साइड कंप्रेशन है, आउटर कंप्रेशन, ठीक है, यहां पर भी आउटर कंप्रेशन, ठीक है, यहां पर भी आउटर कंप्रेशन, तो नेगेटिव साइड में क्या है आउटर टेंशन, ठीक है। तो ये चीज हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमारा बन चुका है इसको लेके, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी, काफी डिटेल में हम लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश करी है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे लिखनी है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो एक हाईलाइट था इस क्वेश्चन का कि कैसे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमको लिखनी है। अगर वो चीज आपकी क्लियर हो जाती है तो 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व है, तो बाकी तो सिर्फ अगर वो चीज हो जाती है तो फिर स्टैटिक्स का यूज है पूरा, कैसे इक्विलिब्रियम देखना है, कहां क्या चीज करनी है, कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, तो कोई डाउट है इस प्रॉब्लम में तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि काफी डिटेल में हम लोगों ने चीज डिस्कस कर ली है, ओके। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, ओके, तो बाय।